नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में फिर से कोरोना के नए केसेस दर्ज किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको देते चले। उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में 2630 नए कोरोना केसेस, 12 मरीजों की कोरोना से मौत। देहरादून में 1281 नए केसेस दर्ज किए गए। हरिद्वार में 572 नए कोरोना केस। नैनीताल में 186 कोरोना के नए केसेस मिले हैं। देखिए, उत्तराखंड में कोरोना को लेकर किस तरह की स्थिति है, उसको लेकर लगातार जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। 12 मरीजों की जान जाने की जानकारी उत्तराखंड से मिल रही है। बीते 24 घंटे में फिर से रिकॉर्ड कोरोना केसेस सामने आए हैं। देहरादून की हम बात करें, वहां पर भी स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। तकरीबन 1281 नए केसेस हैं। नैनीताल में भी आंकड़ा अब 1000 के करीब पहुंचने लगा है। उत्तराखंड में टोटल अगर आपको हम रिकॉर्ड बताएं कोरोना के, 2630 के पार पहुंच गए हैं। लगातार ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। 12 लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है अभी तक, और उसी के साथ लगातार कोरोना के केसेस उत्तराखंड में बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में एक बार फिर रिकॉर्ड कोरोना केसेस सामने आए हैं। ये बड़ी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं। और आपको बताते चले, कोरोना को लेकर हालांकि लगातार प्रशासन भी पूरे मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, लेकिन बावजूद उसके कोरोना की इस बढ़ती ट्रेंड को ब्रेक करना सभी राज्य सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती हो गया है। हालांकि उत्तराखंड की हम बात करें, कुंभ मेले में भी कुछ इस तरह की स्थिति दिखी है, जिससे कि एक बड़े कोरोना विस्फोटक का अंदाजा लगाया जा रहा है। इसलिए उम्मीद है कि शायद समय से पहले कुंभ मेले को भी खत्म किया जाए, क्योंकि देखिए, जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। ये लगातार हिंदी खबर अपील कर रहा है सभी बड़े नेताओं से, सभी दिग्गजों से और आम जनता से भी, कि सभी को जिम्मेदारी समझनी होगी। जिसकी जो जिम्मेदारी है उसका ख्याल रखते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। और जिसमें कि आम जनता की जिम्मेदारी है सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस का पालन करना, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। उसी के साथ सभी बड़े दिग्गज हैं, नेता हैं, राजनेता हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है जनता के हित में फैसले लेना। तो अब ये देखना होगा कि आखिर राज्य सरकार किस तरह से फैसले लेती है और किस तरह से कोरोना के स्ट्रेन पर ब्रेक लगाई जा सकती है। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की जानकारी आपको दे रखे हैं। लगातार आंकड़े उत्तराखंड से बढ़ रहे हैं कोरोना के। चलिए, कोरोना अपडेट पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित काला सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। अंकित, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं उत्तराखंड में, 12 लोगों की जान चली गई। पहले से स्थिति बेहतर माने या यूं कहें कि और ज्यादा खराब हो रही है स्थिति? देखिए अर्चना, जिस तरीके से लगातार दिन प्रतिदिन जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, और जो रविवार को भी केसेस आए हैं वो 2600 के पार आए हैं, जो बताते हैं कि धीरे धीरे करके जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक होती जा रही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो अभी हरिद्वार में महाकुंभ चल रहा है, वहां पर भी जो सोशल डिस्टेंसिंग है या जो कोविड-19 की गाइडलाइन है उसका उल्लंघन किया गया है। और एकाएक जो श्रद्धालु महाकुंभ में शामिल हुए थे उनमें से अधिक कईयों की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ रही है, जो बताता है कि अपने आप में आने वाले समय में और भी ज्यादा स्थिति कठिन हो सकती है। ऐसे में अब सरकार की ओर से भी कल मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक आना में बैठक बुलाई थी अधिकारियों की। उसमें भी कुछ जो सख्ताई है उसको और जो गाइडलाइन है उसको और सख्त बनाने के निर्देश दिए। मतलब अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो उसमें भी जो अभी तक का जो 200 रुपए का चालान करता था उसको 500 करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा भी तमाम जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि आप अपने अपने जिलों में जो आम जनता है उनसे कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका पालन करना सुनिश्चित करें। तो इस तरीके से तमाम जो गाइडलाइंस हैं या फिर जो परिस्थितियां हैं, इन सब हालातों पर राज्य सरकार नजरें बनाए हुए है और जो गाइडलाइंस है उसको भी सख्त किया जा रहा है। ऐसे में जो लगातार ही मामले बढ़ रहे हैं अर्चना, उसकी ओर से कहीं ना कहीं एक जो चिंता है वो बढ़ गई है। और अभी हमारे कल एक और दुखद खबर आई है कि जो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री है बच्ची सिंह रावत, उनका भी निधन कोरोना से हुआ है। तो एकाएक जो इसमें जनप्रतिनिधि हैं या आम जनता है, इसके अलावा अधिकारीगण हैं, सब इसकी चपेट में आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, चाहे फिर वो डॉक्टर्स हैं, तो एकाएक जो ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये अलार्मिंग सिचुएशन है। और अब भी कम से कम लोगों को इस को देखते हुए चेतना होगा और जो गाइडलाइंस है उसका पालन भी जरूर करना होगा, अन्यथा आने वाले समय में ये स्थितियां और भी ज्यादा विकट हो सकती है। बिल्कुल अंकित, एक और चीज समझने की जरूरत है जिसको लेकर लगातार अपडेट आपसे लेंगे कि आखिर कोरोना को लेकर कैसे कंट्रोल किया जाएगा। वापस लौटूंगी, बने रहेगा हमारे साथ।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की। सभी जिलों में कोविड बेड बढ़वाए जाएं, ये भी निर्देश दिए गए। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए दिशा निर्देश। सबसे पहले बेड बढ़ाए जाने पर जोर दिया गया। बिना मास्क घूमने पर 500 रुपए का चालान होगा, ये भी निर्देश दे दिए गए हैं। यानी कि पहले ये चालान का जो रेट था वो 200 रुपए बताया जा रहा था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। उसी के साथ शादियों में लोगों की संख्या 100 तय की होगी। यानी कि पहले 200 तक की संख्या थी, लेकिन अब इसे 100 तय कर दिया गया। सिर्फ 100 लोग ही शादी समारोहों में शामिल हो सकेंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड अस्पताल बनाने के भी दिशा निर्देश दे दिए हैं। आईसीयू बेड बढ़ाने को लेकर भी दिशा निर्देश दे दिए गए। ये लगातार जानकारी आपको दे रखे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अब सतर्क हैं, एक्शन मोड में हैं और उसी के साथ किस तरह से कोरोना को लेकर स्थिति है उस पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि इसी को देखते हुए अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई। चलिए उत्तराखंड से एक और बड़ी खबर आपको बताते चले। हड़ताली स्वास्थ्य कर्मियों पर सरकार सख्त नजर आई। मुख्यमंत्री तीरथ का मुख्य सचिव को निर्देश। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। बड़ा अपडेट आपको देते चले और बता दें, हड़ताली स्वास्थ्य कर्मियों पर सरकार का ये सख्त रुख नजर आ रहा है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जैसे ही संज्ञान में मामला आया, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए। तो उत्तराखंड से ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको बता रखे हैं। अब तीरथ सरकार एक्शन मोड में है। उसी के साथ जो लगातार हड़ताली स्वास्थ्यकर्मी जो है हड़ताल कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, उसको लेकर भी उत्तराखंड सरकार ने एक्शन लेते हुए सचिव को निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव से बातचीत कर उन्हें निर्देश दे दिए गए हैं। ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए देहरादून से एक और बड़ी जानकारी आपको देते चलें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वर्चुअल रैली आज होगी। ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं देहरादून से। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वर्चुअली आज संवाद करेंगे। सभी 70 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद किया जाएगा। आज आपका दामन भी थामेंगे कर्नल। देखिए बड़ी जानकारी। अजय कोठियाल आज शाम 4 बजे देहरादून के निजी होटल में कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें कि आप प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहिनिया समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज वर्चुअली संवाद करेंगे। 70 जिलों के अधिकारियों से बातचीत, कार्यकर्ताओं से बातचीत की जाएगी। हमारे संवाददाता अंकित काला सीधा हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अंकित, देखिए आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कहीं ना कहीं जमीनी सियासत खोज रखी है। आज भी वर्चुअली संवाद होगा, क्या कुछ खास रहेगा? बिल्कुल, देखिए अर्चना, उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है और आम आदमी पार्टी इस बात का ऐलान पहले कर चुकी है कि वो राज्य की सभी 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ेगी। अब पार्टी की ओर से लगातार संगठन का विस्तार किया जा रहा है। आज इसी के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभाओं में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको संबोधित करेंगे और आगे की किस तरीके की रूपरेखा रहेगी, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का वो काम करेंगे और किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाना है, क्या कुछ हमारी जो दिल्ली की सरकार है वो किस तरीके से काम कर रही है, और कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की सरकार है इस कोरोना महामारी में उसके इंतजाम किस तरीके से, इन सब चीजों पर वो कहीं ना कहीं कटाक्ष करेंगे। इसके साथ साथ अर्चना एक जानकारी और मिल रही है कि आम आदमी पार्टी में जो कर्नल जो रिटायर्ड कर्नल हैं अजय कोठियाल, वो भी आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हो सकते हैं और अगर वो आम आदमी पार्टी में ज्वाइन होंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी। और तो अंकित, इसी के साथ ही और क्या उम्मीद, क्योंकि जब भी आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में वर्चुअली रैलियां करती रही है या फिर कोई भी अभियान चलाती रही तो कई लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, तो कोठियाल के साथ कुछ और लोगों के भी शामिल होने की उम्मीद है अंकित? बिल्कुल, अभी खबरें ऐसी आ रही है अर्चना कि कर्नल अजय कोठियाल भी के साथ साथ जो है कुछ और दलों के नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं, कुछ पूर्व विधायक भी उनके संपर्क में। हालांकि पार्टी की ओर से कोई भी पदाधिकारी या जो कार्यकर्ता वो नाम के खुलासे को लेकर के अभी नहीं बता रहा है, लेकिन
पूरी जो जानकारी ऐसी बताई जा रही है कि कुछ एक जो पूर्व विधायक है वो भी पार्टी के संपर्क में है, और इसके साथ साथ जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी है दिनेश मोहनिया, उन्होंने पहले ही बताया हुआ है कि उनके संपर्क में जो सिटिंग जो 4 विधायक हैं वो भी उनके संपर्क में है, एक मंत्री भी उनके संपर्क में। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो सियासी गलियारों में आम आदमी पार्टी की इस को लेकर के काफी चर्चाएं हैं, और अब देखना होगा कि आज से हम कौन कौन इस पार्टी में शामिल होता है। और निश्चित रूप से अगर कर्नल अजय कोठाल के साथ साथ अगर और भी दलों के नेता अगर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो एक बड़ा मैसेज आएगा, और कहीं ना कहीं आपको 2022 के विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देती हुई आम आदमी पार्टी। चलिए, यानी कि अंकित ये माने कि आज वर्चुअल रैली से उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी का कुनबा और बढ़ सकता है। ठीक है अंकित, नजर बनाए रखिएगा, वापस लौटेंगे आपके पास। खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ा अपडेट आपको देते चले। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री बच्चू सिंह रावत का निधन हुआ है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आज बच्चू सिंह रावत का अंतिम संस्कार, बीजेपी के सीनियर नेता थे बच्चू सिंह रावत और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने गहरा दुख जताया है। काफी दुखद जानकारी है, हालांकि तमाम बड़ी पार्टियों के लिए भी और उसी के साथ जिस तरह से उन्होंने काम किया है, उनके साथ जिन लोगों ने काम किया उनके लिए भी ये दुखद जानकारी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी इस पर गहरा दुख जताया। बच्चू सिंह रावत के निधन से दुखी हूं, ये मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा। विधानसभा अध्यक्ष क्लिंटन ने गहरा शोक व्यक्त किया है। बच्चू रावत का निधन प्रदेश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। स्वर्गीय बच्चू ने अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन किया, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सभी ने उनके अब अपने जो है ना रहने पर दुख जताया है, उनके निधन पर दुख जताया है। आज बच्चू सिंह रावत का अंतिम संस्कार, हालांकि इस पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी गहरा दुख जताया। देखिए ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने दुख जताते हुए जिक्र किया है कि आखिर किस तरह का उनका व्यक्तित्व था और किस तरह से हमेशा से अपनी जिम्मेदारी को वो निभाते रहे। उसी के साथ विधानसभा अध्यक्ष ने भी उनकी आत्मा की शांति की बात कही है कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और उनके न रहने पर गहरा दुख जताया है। बीजेपी के सीनियर नेता थे बच्चू सिंह रावत, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। उसी के साथ विधानसभा अध्यक्ष ने उनके न रहने पर गहरा दुख जताया और उसी के साथ उनके व्यक्तित्व का भी जिक्र किया। सल्ट विधानसभा सीट के लिए शनिवार को हुए मतदान के बाद अब सबकी निगाहें 2 मई को आने वाले परिणाम पर टिकी हुई है। इससे पहले जीत के दावे भी होने लगे। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट का यह कहना है कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले जो वादे किए थे वो एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई, जिसका फायदा कांग्रेस प्रत्याशी गंगा पंचोली को मिलेगा। गंगा पंचोली भारी मतों में जीत दर्ज करेंगी। आपको ये भी बता दें कि शनिवार को हुए मतदान में करीब 43.28% मतदान हुआ है। अब निगाहें सभी की टिकी हैं परिणाम पर। 2 मई को परिणाम घोषित किए जाएंगे और अब ये देखना होगा कि आखिर जो बड़े बड़े दावे कर रही हैं सभी पार्टियां, उसमें किसके दावे कितने सच्चे होंगे और जनता जनार्दन का प्यार किसको मिला है, ये 2 मई को साफ होगा। महिलाएं बड़ी ताकत के साथ, शक्ति के साथ लगी हैं और वहाँ बड़ी संभावना है कि हम लोग चुनाव जीतेंगे। यद्यपि सारी सरकार वहाँ पर पड़ रही धन बल के आधार पर, वोट खरीदने के आधार पर, जिस तरह से बसों का इंतजाम बाहर से लोगों को ला करके किया गया, विशेषकर दलित बलों को लालच दे करके किया गया, लेकिन वो इसमें दलित वोटर आएगा नहीं। ईमानदारी से, निष्ठा से प्रदेश का विकास चाहता है तो मैं समझता हूँ कि वहाँ कांग्रेस जीत मिलेगी। सारे बीजेपी के छल कपट, लूट खसोट, लालच, धर्मांधता, सारी चीज़ों का उपयोग बीजेपी कर रही है, लेकिन लोग निष्ठा ईमानदारी से प्रदेश का विकास चाहते हैं तो वहाँ पर कांग्रेस की प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेगी, जैसी हमें सोच। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए देहरादून से एक और बड़ा अपडेट आपको देते चले। 14 मई को यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, ये एक और बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। कोरोना काल के बीच 14 मई को खोले जाएंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। दोपहर 12:15 पर कपाट खुलेंगे। तीर्थ पुरोहितों ने कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त निकाला है। 4 धामों में पहले धाम यमुनोत्री के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। आगामी 14 मई को दोपहर 12:15 पर ये कपाट खुलेंगे और इस दिन सुबह मां यमुना की उत्सव मूर्ति की डोली यात्रा के साथ खरसाली से यमुनोत्री धाम उन्हें ले जाया जाएगा। रविवार को यमुना जयंती के मौके पर यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने की तिथि और मुहूर्त का समय तय कर दिया गया है और रविवार को मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली गांव
स्थित यमुना मंदिर में यमुनोत्री मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों की बैठक भी हुई, जिसमें यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि और मुहूर्त निश्चित किया गया है, जिसके अनुसार आगामी 14 मई को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर सुबह 9:15 बजे यमुना जी की डोली खरसाली से यमुनोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी। देखिए, लगातार तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं। चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट लेंगे अंकित काला से। हमारे साथ सीधे अंकित काला जुड़ गए। देखिए अंकित काला, कोरोना काल चल रहा है और कहीं ना कहीं कुंभ की हम बात करें उसकी समय अवधि घटाई जा रही है, लेकिन यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने की जानकारी मिली है, जरा पूरा अपडेट इस पर। हाँ बिल्कुल अर्चना, आपने सही कहा, चूंकि कोरोना काल है और ऐसे में जो 4 धाम के जो कपाट हैं वो खुलने हैं और अभी जो गंगोत्री और यमुनोत्री के धाम के जो कपाट हैं वो एक साथ खोले जाते थे, लेकिन चूंकि किसी जो लगन के चक्कर से जो इस बार दोनों के धामों के जो कपाट हैं वो अलग अलग खोले जाएंगे। तो अब इसमें तीर्थ पुरोहितों की ओर से ये तय किया गया है कि जो यमुनोत्री धाम के कपाट हैं वो 14 तारीख को खुलेंगे, गंगोत्री के 15 तारीख को खुलेंगे और इसमें जो श्रद्धालु आएंगे उनको कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरीके से पालन करना होगा। जो सीमित संख्या श्रद्धालुओं की रखी जाएगी और इसके साथ साथ जो आने वाले जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको कोविड-19 की जो रिपोर्ट है उसको नेगेटिव दिखाना होगा, उसके बाद ही उनको जो दर्शन की अनुमति होगी। तो इस तरीके से कोरोना काल में ये जो 4 धाम की यात्रा है वो उनके खुलने के जो मुहूर्त है वो निकल रहे हैं और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका भी पालन करना अनिवार्य होगा। और कोई औपचारिक जानकारी अंकित कि कितने लोग पहुंच पाएंगे, क्या गाइडलाइंस होंगी, जो आने वाले लोग होंगे उनके लिए क्या कुछ नियम रहेंगे, इस तरह की कोई जानकारी अभी तक मिल पाई? देखिए अर्चना, इस संबंध में हमारी पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से बातचीत हुई थी, तो उन्होंने बताया कि सीमित संख्या में ही रखा जाएगा। कोशिश ये की जाएगी कम से कम श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और जो स्वस्थ हों उन्हीं को ही जाने की अनुमति दी जाएगी। पहले एक 3 तरीके की रिपोर्ट के लिए सतपाल महाराज ने बताया था कि 3 जो रिपोर्टें हैं वो लाना अनिवार्य होगा। उसके बाद अब निर्णय लिया है कि एक आपको जो कोविड-19 की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव दिखाना होगा, उसके बाद ही आपको दर्शन की अनुमति मिल पाएगी। तो सरकार अभी इस सब चीजों को देखते हुए इस तैयारियों में जुटी हुई है और उसके बाद जिस भी तरीके का अपडेट होगा उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन कोशिश सरकार यही कर रही है अर्चना कि जिस तरीके से कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो ऐसे में जो सीमित संख्या है श्रद्धालुओं की वही दर्शन के लिए जा पाए और उसमें भी आपको कई सारी जो नियम कायदे कानून है उसका भी सख्ताई से पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ठीक है अंकित, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। देश भर में एक बार फिर बिगड़ती कोरोना जैसी बीमारी को लेकर परिस्थितियों का हरिद्वार महाकुंभ पर भी असर पड़ता नजर आ रहा है, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद से ये अपील की गई है कि वो कुंभ को प्रतीकात्मक रखें और महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं से अपील करें कि महाकुंभ में शामिल ना हो। पीएम मोदी की अपील का मान रखते हुए जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद के जरिए 17 तारीख अप्रैल को जूना अखाड़े की तरफ से समापन कर दिया गया था और श्रद्धालुओं से भी अपील की गई कि महाकुंभ में शामिल ना हो। इसी कड़ी में अपना योगदान देते हुए जूना अखाड़े के योगी प्रिय वित्त अनिमेश महाराज ने ऋषिकेश के नेचर विला हॉस्पिटैलिटी में शिव वाहन लोक कल्याण अनुष्ठान का आयोजन किया है। साथ ही अपनी ओर से महाकुंभ का समापन भी विधि पूर्वक पूजा अर्चना से किया। लोहार भगवान शिव का आवाहन करके कोरोना जैसी बीमारी से देश को बचाने के लिए पूजा पाठ भी किया गया। 1 घंटा मास्क लगाने से कोरोना खत्म नहीं होगा। आप 23 घंटे ऐसे घूमते हो तो अभ्यास मतलब निरंतरता अगर किसी चीज में है तो आपकी वो सफल होगी। ये सिर्फ कुंभ को लेकर आप विषय ना बनाए। 1 साल से हमें पूरा समय सरकार ने भी दिया था, हमारे पास भी था, हमें पूरा पता था कि ये चीजें इतनी हावी है, प्रबल पूरे विश्व पे इसने एक संकट खड़ा किया था, लेकिन हमने 1 वर्ष में कुछ भी नहीं किया। जैसे ही मौका मिला हमने अपने बंधन तोड़ के, नियमों को तोड़ के उस निरंतरता को तोड़ दिया जिससे हम कोरोना का मात दे सकते हैं। लेकिन यज्ञ क्या है कि आपको वो ऊर्जाओं से दोबारा भर सकता है, बस आप इसके पात्र हों और आप इसके नियमों का पालन करें। मैं तो कहता हूँ कोरोना है क्या किसी भी स्थिति को यज्ञ कंट्रोल कर सकता है, लेकिन आपको उसके नियमों के हिसाब से चलना पड़ेगा। इसको आप पाखंडवाद में मत लीजिए, इसको जादू में मत लीजिए, इसको किसी अन्य तरीके से मत लीजिए।
तो वरिष्ठ बीजेपी नेता बच्चू सिंह रावत का निधन हुआ, जिसको लेकर हम जानकारी भी आपको दे चुके हैं। बच्चू सिंह को फेफड़े में इन्फेक्शन था, ये जानकारी मिल रही है। ऋषिकेश एम्स में बच्चू सिंह ने आखिरी सांस ली। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह ने वरिष्ठ नेता के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बच्चू सिंह अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से 4 बार सांसद रहे। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष भी रहे बच्चू सिंह रावत, और वहीं पर जो है वाजपेयी सरकार में बच्चू सिंह रावत केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। ये तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने गहरा दुख इस पर जताया है और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी गहरा दुख जताया है। और उसी के साथ आपको ये भी बता दें कि एम्स में उनका इलाज चल रहा था, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली। बीजेपी से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से 4 बार सांसद रह चुके हैं। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष भी रहे बच्चू सिंह रावत। प्रधानमंत्री की टेस्टिंग के ऐलान के बाद अब प्रदेश की सरकार टेस्टिंग को लेकर अलर्ट हो गई है। साथ ही अल्मोड़ा स्वास्थ्य विभाग अब टेस्टिंग को लेकर अलर्ट है। जनपद में 1000 लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सविता याइकी ने यह बताया है कि जनपद टेस्टिंग के लिए जनपद में 8 मोबाइल टीमें बनाई गई हैं, जिनके जरिए लगातार सैंपलिंग की जा रही है। जनपद में एक दिन में 1000 लोगों की सैंपलिंग हो रही है। साथ ही अभी तक 9,54,066 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। साथ ही अभी एक कोविड सेंटर बना दिया गया। आवश्यकता पड़ने पर और कोविड सेंटरों को चिन्हित किया जा रहा है। तो वहीं टिहरी जिले में कोरोना संक्रमित महिलाओं की मौत से दहशत का माहौल बना हुआ है। बताया ये जा रहा है कि नई टिहरी निवासी 44 वर्षीय महिला 13 अप्रैल को तबीयत खराब होने पर जिला अस्पताल बोराड़ी में पहुंची थी, जहां पर उसकी कोरोना जांच की गई तो वो नेगेटिव आई, लेकिन सिम्टम्स होने के चलते जो है RT-PCR के लिए श्रीनगर सैंपल भेजा गया। 16 अप्रैल को फिर से तबीयत खराब होने पर जिला अस्पताल पहुंची तो वहां से उसे नरेंद्र नगर रेफर कर दिया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। वहीं 16 अप्रैल को महिला की RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सीएमओ का यह कहना है कि अभी तक जिले में 343 केस एक्टिव हैं, जिसमें से अधिकतर कुंभ क्षेत्र के मनोकीर्ति से हैं। यहाँ पर जो है तो वहीं लक्सर के गोधनपुर में 2 दिन के अंदर दूसरा कोरोना विस्फोट हुआ है। यहां पर 14 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। 14 संक्रमित लोगों में से 6 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राएं हैं और बाकी 8 लोग एक ही परिवार के हैं। वहीं 2 दिनों में एक साथ 28 लोगों के पॉजिटिव हो जाने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया और चिकित्सकों से बातचीत भी की। गोवर्धनपुर में एक और कोरोना विस्फोट हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ाकर रख दी है। आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पूरे गांव का सघन यानी कि सैंपल का सघन अभियान शुरू कर दिया। हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, आप देख सकते हैं ये चिकित्सकों की टीम है जो इस एक घर में हम एक एक करके बारी बारी से सब लोगों का सैंपल ले रही है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी रही है कि कल जो सैंपल लिए थे वो 32 सैंपल थे, उनमें से 14, जिनमें से 6 छात्राएँ हैं और अन्य एक भोजन माता और उसकी फैमिली के लोग हैं। तो इसे देखते हुए कहीं ना कहीं ये बड़ा निर्णय लिया गया है। यहाँ जो डॉक्टर मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। डॉक्टर नीत, आपने कल बताया था कि हो सकता है कि और लोग कोरोना पॉजिटिव आ जाए, वो स्थिति साफ हो गई है। अब क्या स्थिति है फिलहाल? अभी कल हमने जो 32 सैंपल लिए थे उसमें से 6 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्हीं के स्टाफ के एक भोजन माता और एक चौकीदार वो भी पॉजिटिव आए हैं। और जो भोजन माता पहले से पॉजिटिव थी उसका पूरा परिवार ही लगभग संक्रमित है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आज फिर से एक सघन अभियान चलाया जा रहा है सैंपलिंग का, जिसमें कि ये पूरे के पूरे गांव में से जितने अधिक से अधिक सैंपल लिए जा सकते हैं आज लेने की कोशिश की जा रही है। जो बच्चे इनके संपर्क में आए थे स्कूल के बच्चे, उन स्कूल के सभी टीचर्स की, जो बच्चे स्कूल में मौजूद हैं इस समय, उनकी सैंपलिंग एक टीम ने स्टार्ट कर दी है। और जो बच्चे अपने घरों पर मौजूद हैं, जो स्कूल में नहीं आ रहे हैं और इनके किसी कारणवश संपर्क में आए हैं, उनके घर घर जाकर, वो किसी भी गांव में स्थित है, किसी भी मोहल्ले में स्थित है, उनके घर जाकर उनके पूरे परिवार की जांच की जाएगी। यहाँ पर डॉक्टर मैडम भी आपका नाम क्या है? सुंदरलाल, आप इस पूरी जो आज शिविर लग रहा है इसमें क्या भूमिका निभा रहे हैं? मैं कंटेनमेंट जोन में यहाँ पर जो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं प्रत्येक व्यक्ति को इकट्ठा करना और यहाँ पर उनकी जांच करवाना मैं कर्तव्य है। अच्छा, लोगों को बुला करके जांच कराना ये है। तो आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी भी यहाँ तैनात हैं और खासतौर पर सिर्फ जोर इसी बात पर है कि अधिकांश लोगों की सैंपलिंग क्लियर हो जाए, ताकि स्थिति साफ हो जाएगी। और भी अधिक खतरा जो गांव में बढ़ रहा है उसे देखते हुए ये निर्णय लिया जा रहा है। आने वाले दिनों में ये दायरा यानी सैंपल का
सैंपल लेने का दायरा और बढ़ा जाएगा, आस पड़ोस के गांव तक भी ये पहुंच सकता है। वजह यह है कि जिन जिन लोग जो लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं उनके संपर्क में जो लोग आए हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट के जितने लोग हैं उन सबको चिन्हीकरण किया जाने का काम भी किया जा रहा है। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। मेरे साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और हिंदी खबर के सभी दर्शकों से अपील, अपने कोरोना से बचाव के लिए अपने हाथों को निरंतर धोइए, सैनिटाइज करिए, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।